हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। तो आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीन क्या होता है, किस तरह से इसका डेवलप किया जाता है। बहुत सारी हमने इसमें स्टडी की है और हमने डॉक्टर से भी इसके ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है जो वायरोलॉजी या फिर हेल्थ सेक्टर के अंदर इस मतलब वैक्सीनेशन पे ज़्यादातर उनका स्टडी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन जो भी तैयार की जाती है उसको बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है हम इसके वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। और कोरोना वायरस जैसी बीमारी का वैक्सीन बनाने के लिए, वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए क्यों टाइम हमें लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी वायरल डिजीज़ होती है या फिर वायरस होते हैं उसका हम ड्रग क्यों नहीं बना रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं बना रहे बल्कि उसकी वैक्सीन क्यों बना रहे हैं। इसके ऊपर थोड़े से सवालात आपके ज़हन में आ ही रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया है कि जो भी वायरस होता है उसका ट्रीटमेंट वायरल वैक्सीन के ज़रिए ही होता है। जिस तरह से पोलियो वायरस था उसका ट्रीटमेंट पोलियो वैक्सीन के ज़रिए निकाला गया। इस तरह से जो है भी वायरस होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो वायरस के वैक्सीन डेवलप करके ही किया जाता है। अब ये किस तरह से डेवलप होता है इसके बारे में हम बात करें। पूरी दुनिया के अंदर तमाम ही ममालिक इसके ऊपर चिंता जता रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस आया है उसको ट्रीट किया जाए और जंगी पैमाने पर एक तरह से देखा जाए तो उसका जो ट्रीटमेंट के लिए वायरस वैक्सीन तलाश करने के लिए काम शुरू हो चुका है। तो कोई भी वायरस की जो वैक्सीन तैयार करने से पहले प्रोफेसर हम डॉक्टर मोरेटी हमको बताते हैं कि उसको सबसे पहले ये होता है कि हमें एक सस्पेक्ट तैयार करना होता है, एक सस्पेक्ट डिस्कवर करना होता है, यानी कि एक वायरस डिस्कवर करना होता है जो स्पेशली कोई भी बीमारी का हो, यानी कि कोई भी वायरस ही हो। जिस तरह से कोरोना है तो उसका स्पेशल प्योर कोरोना वायरस हमें बॉडीज़ के अंदर से एक सस्पेक्टेड जो भी था, पेशेंट था या फिर वो मर गया है उसके ज़रिए से निकालना पड़ता है। लेकिन उसका ख्याल ये रखना पड़ता है कि ये वही वायरस हो। उसके बाद क्या होता है उस वायरस को आइसोलेट करके डेवलप किया जाता है और जिसके ऊपर भी इंजेक्ट करना होता है। जैसे उसके इसमें एक प्रोसेस होता है प्री क्लिनिकल, मतलब कि प्री क्लिनिकल जिसमें जानवर आते हैं, उसके अंदर जो लैब के हिसाब से जो भी जानवर इसमें इस्तेमाल होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। जैसे प्री क्लिनिकल स्टेज के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बंदर ज़्यादातर जो है तो इसमें इस्तेमाल होते हैं। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं डॉक्टर के जो भी बीमारी जैसी हो उसके हिसाब से उसमें उसको डेवलप किया जाता है कि उसके ऊपर उसका प्री क्लिनिकल स्टेज में जब किसी पर भी वायरस छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर डिस्कवरी की जाती है कि ये इसके अंदर ये जो वायरस गया है वो कितना असर कर रहा है और उसके अंदर वही सिम्टम डेवलप हो रहे हैं या नहीं जो एक तरह से देखा जाए तो पेशेंट के अंदर थे। तो उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये प्री क्लिनिकल जिसको ट्रायल्स जिसको हम कह सकते हैं तो ये थोड़े से घातक हो सकते हैं क्योंकि प्री क्लिनिकल जानवरों के ऊपर होता है और जो क्लिनिकल होता है वो इंसानों के ऊपर होता है। तो इसमें जो है तो रिजल्ट जो है तो चौंकाने वाले आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा एहतियात इसमें ज़रूरी है। जितने भी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं जो मोर देन वन बंदर या फिर मोर देन वन एनिमल्स के ऊपर होता है तो वो उसके डेटा कलेक्ट किया जाता है। अलग अलग डेटा अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से उनका डेटा अलग कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके ऊपर इवैल्यूएट किया जाता है कि इसके अंदर सिम्टम्स क्या थे, इसके अंदर सिम्टम्स क्या थे। तो इस तरह से ये हो जाने के बाद एक दूसरा जो मरहला आता है, जिस दूसरी सेकंड स्टेप जो आती है तो वो ह्यूमन टेस्टिंग होती है। ह्यूमन टेस्टिंग के अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस है, मतलब कि तीन स्टेजेस उसके अंदर हम काउंट करते हैं इसको वायरस डेवलपमेंट करने के लिए। तो 3 स्टेज जो है ह्यूमन टेस्टिंग के अंदर स्पेशली यूज़ होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले जो प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है उसका सही डाटा कलेक्ट करने के बाद ही ये होता है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसका टेस्ट किया जाता है तो बहुत सारे दुष्परिणाम इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो पहले क्या होता है कि पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन टेस्टिंग के से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट करना मतलब एक नई बीमारी को जन्म देना भी हो सकता है या फिर एक तरह से देखा जाए तो अगर हम पूरा प्रिकॉशन नहीं लिए तो एक नई बीमारी पैदा करेंगे या फिर एग्जैक्ट हम सटीक ह्यूमन टेस्टिंग के ज़रिए उस बीमारी का यानी कि उस वायरस का जो है तो टीका तैयार कर जाएंगे।
तो इसमें बहुत सारा रिस्क होता है, इसके लिए तैयारी करनी होती है बहुत ज़्यादा, पूरा डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके ऊपर इवैल्यूएशन होता है, इसके अंदर ये पूरा गवर्नमेंट प्रोसेस होता है और पूरे एक तरह से देखा जाए तो पूरा अंडर प्रोसेस होता है गवर्नमेंट के। और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो लैब्स होती है हर कंट्री के अंदर, उसके ऊपर वायरोलॉजी के ऊपर स्टडी करने वाले वो इस प्रोसेस को पूरी तरह से इवेलुएट करते हैं, पूरी तरह से उसके ऊपर जो है तो टाइम देते हैं। और ये टाइम में कम से कम मैं आपको बता दूं कि जो टेस्टिंग का टाइमिंग होता है ये 6 से 7 महीने तक का भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आमतौर पे कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए जो टाइम दरकार होता है सस्पेक्ट ही डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों, कभी कभी साल 2-2 साल चले जाते हैं। जब हमें सस्पेक्ट मिलता है उसके बाद प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, उसके बाद ह्यूमन टेस्टिंग होती है। और जब ये ह्यूमन टेस्टिंग होती है तो इसके अंदर जो है तो हेल्दी पेशेंट्स के ऊपर या फिर सिक पीपल के ऊपर जो भी किया जाता है, जो तीन स्टेज के अंदर ये टेस्टिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर डिफरेंट एज ऑफ ग्रुप के लोग लिए जाते हैं और उसका इम्यूनिटी लेवल जो देखा जाता है, क्योंकि वायरस जो भी होता है चाहे कौन सा भी वायरस हो, आरएनए वायरस हो, डीएनए वायरस हो, जिस तरह से हमारे को बताया गया है डॉक्टर के जरिए कि जो भी वायरस हो इसके ऊपर वो है तो आरएनए या डीएनए वो हमारे इसके ऊपर इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वो अटैच करने के बाद ही आगे काम करता है। तो 50 बंदे या उससे भी ज़्यादा जो है तो एज ग्रुप के अलग अलग तरह से डिपेंड करता है कि ये महामारी कैसी है या फिर वायरस की स्टडी करने के बाद के डिपेंड करता है कि वो कैसा है। उसके हिसाब से जो है तो 50 हेल्दी पेशेंट, ये हेल्दी लोग या पीपल्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वॉलेंटियर्स इसको इसमें कह सकते हैं, जमा करने होते हैं 50, जो भी प्रीवियस उनको हिस्ट्री नहीं होना चाहिए कि बीमारी ना हो। बहुत सारे इसके अंदर जो है तो लैब के अंदर पहले चेकिंग होती है, फिर उसके बाद ही उनके ऊपर जो सस्पेक्ट होता है, जो वायरस का जो एंटीजन बॉडी फॉर्मेशन करने के लिए तैयारी की जाती है, वो उनके अंदर इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद जो है तो वेट करना पड़ता है, इसको बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग सकता है क्योंकि इसके रिजल्ट एक दिन में नहीं आते। तो इसके रिजल्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। जैसा कि एक बता दूँ, वेरोसिला वैक्सीन होती है जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, तो वो वैक्सीन जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट होती है, इस तरह से ही एंटीजन इसके अंदर इंसान के अंदर डेवलप करना होता है। तो उस तरह से उसको डेवलप करने के लिए कभी कभी तो 6 महीने 7 महीने या फिर ज़्यादा भी टाइम लग जाता है फर्स्ट स्टेज के ऊपर, जो हेल्दी पीपल के ऊपर ये किया जाता है। सेकंड टेस्टिंग जो होती है ह्यूमन टेस्टिंग, उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है। ऐसे 500 से 2000 के करीब लोग अलग अलग एज ग्रुप के या फिर ऐसे लोग ले जाते हैं जहाँ पर ये वायरस स्प्रेड हुआ हो, वहाँ से इसमें जो है टेस्टिंग होती है। उसके ऊपर जो एक डेटा तैयार होता है, हर चीज़ का हर स्टेप का एक डेटा तैयार होता है। प्री क्लिनिकल ह्यूमन टेस्टिंग में जो भी आता है, तो पूरा डेटा तैयार करने के बाद ये क्या करेंगे, स्टेज 2 पर आता है। स्टेज 2 पे जैसे ही हमारा जो है तो टेस्टिंग शुरू होती है, तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है कि इसके अंदर कौन सी एज ग्रुप में कौन सा सिम्टम डेवलप हुआ और उसको बॉडी किस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी उसको किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। कभी कभी इसके अंदर भी टाइमिंग बहुत लग जाता है, सिम्टम्स डेवलप करने के लिए 6 से 8 महीने का भी टाइम इसमें लगता है। मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे एज ग्रुप्स के अंदर इसका जो टाइमिंग है वो अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहती है और किसी की इम्यूनिटी कम रिस्पॉन्सिव रहती है। उसके बाद जो होता है सेकंड स्टेज का ट्रायल, मतलब कि थर्ड स्टेज का इसमें ट्रायल होता है। तो थर्ड स्टेज के ट्रायल के अंदर भी जो पीपल्स यानी कि वॉलंटियर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, वो भी इन्फेक्टेड एरिया से या फिर हेल्दी एरिया से भी हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये बीमारी किस तरह से एक्ट कर रही है, मतलब वायरस किस तरह से एक्ट कर रहा है। स्टेज 3 के अंदर जो होता है मोर देन 1000 या फिर उससे कहीं ज़्यादा हज़ारों में भी हम इसको जमा कर समझ सकते हैं। तो इस तरह के वैक्सीन डेवलप करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी चीज़ों का जो है तो डेटा कलेक्ट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सिम्टम्स डेवलप करने देखने होते हैं कि इसमें उस बीमारी के जैसा ही सिम्टम पैदा हो रहा है या फिर उससे अलग। क्योंकि वैक्सीन बनाना इसका मतलब ये है कि एक तरह से एक नई बीमारी को भी जन्म देना हो सकता है, उसमें हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंटली बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा इसको चीज़ें डेटा कलेक्ट करने के बाद ये सब चीज़ें सामने आती है। फिर उसके बाद मरहला ये होता है कि उसको अप्रूवल का, ये सब चीज़ें हो जाने के बाद उसका अप्रूवल के लिए भी कई सालों लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। वैसे एक कोई भी साधारण सी वैक्सीन तैयार करने के लिए, कोई भी डिजीज़ के ऊपर वैक्सीन तैयार करने के लिए डॉक्टर मोरियार्टी हेंसेल जो प्रोफेसर है, उन्होंने बताया है कि कम से कम 20 साल
एक एवरेज दरकरार है। अगर कभी अब ये टाइम पीरियड हम एक सही एग्जैक्ट वैक्सीन तैयार करने के लिए 20 साल तक का अरसा दरकरार होता है, लेकिन इसको अपडेट करते हुए वो चले जाते हैं इन सालों के अंदर। और जनरली जिस तरह से कोरोना वायरस के ऊपर काम चल रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बहुत ही जंगी पैमाने पर काम चल रहा है। तो इसका जो बहुत ज़्यादा टाइम रिड्यूस करके अगर कभी खींच के जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर फास्ट काम किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से 12 से 18 महीने के अंदर ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन का जो कोरोना वायरस का वैक्सीन पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी तैयार हो सकता है। तो 12 से 18 महीने इसको लग सकते हैं या फिर 2 साल भी हम समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन डेवलप करना आसान नहीं होता है। कोई भी वायरस की वैक्सीन या इसका ट्रीटमेंट या एंटीडोट इसका तैयार करना आसान बात नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। तो इसलिए ये बेहतर ये होगा कि हमें घर पे ही रहना है और सेफ डिस्टेंस बनाकर, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जितना 1 मीटर का जितना गाइडलाइंस हमारा आरोग्य मंत्रालय बता रहा है या फिर WHO बता रहा है, जिस तरह से भी हमें गाइडलाइंस मिल रहे हैं तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। नहीं तो हमें इसका नुकसान, हमें खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कीप डिस्टेंस, स्टे होम एंड स्टे फ्री, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।